अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। केले के भाग में पनामा रोग की पहचान और इसका निदान। लहसुन की अधिक उपज के लिए फसल में किए जाने वाले कार्य। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई केले की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी केले की फसल में पनामा रोग की समस्या आ जाती है, जिसकी सही पहचान व निदान की जानकारी न होने की वजह से किसानों को केले की फसल से काफी नुकसान हो जाता है। और इसी तरह की समस्या जिला कटिहार के कृषक मुनेश्वर सिंह की केले की खेत में देखने को मिल रही है। आइए मिलते हैं उनसे। केला का खेती बहुत दिन से हम करते आ रहे हैं, लेकिन अगले साल से इस केला में एक समस्या आ रहा है, जिसका कि ऊपर का बीच का गब्बा वाला पत्ता जो है सो गलना शुरू हो जाता है। गाछ को काट के देखने के बाद नीचे भीतर उसका रंग जो है दूसरे तरह से पकड़े हुए है, भूरा टाइप का, कहीं काला टाइप का। इस समस्या का समाधान हम खोज रहे हैं, हमको बताया जाए। तो अभी आपने कृषक बंधु की समस्या को जाना और इसी प्रकार की समस्या और भी किसानों की होगी। तो आइए पनामा रोग के कारण, लक्षण और इसके निदान के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ सुनील कुमार से। ये जो रोग जो किसान भाई बताए हैं, किस रोग को पनामा बिल्ट कहते हैं, इसका जड़ उखाड़ का भी जैसा कि आपने ये देखा इसमें कि इसका तना जो काटे हैं, तो तना काटने में ये देखिए डिफरेंट लेयर का कलर चेंज हो रहा है। ये इसके लक्षण हैं। जब इसके जड़ में जाएंगे आप, तो जड़ में देखेंगे कि इसमें बहुत सारे निमेटोड लगे हुए हैं, और निमेटोड जब ब्लास्ट करता है तो उसमें फिर रोग इन करता है, और वो रोग जब इन करता है तो उसमें एक बैक्टीरिया भी होता है, जिसके कारण जो है कि वो धीरे धीरे रिंग के शेप में ही आता है। शुरू में तो किसान भाई को नहीं लगता है कि इसमें कोई रोग है, लेकिन वो सिम्टम दिखाते दिखाते जब ये फल की अवस्था जैसे आता है, इसमें फूल फल निकलता है, तो ये ड्रॉपिंग हो जाती है इसकी। केले के बागों में पनामा रोग काफी नुकसान पहुंचाता है। ये रोग पौधों की जड़ों से बढ़ता हुआ पत्तियों तक जा पहुंचता है, जिससे पत्तियां काले भूरे रंग की होकर सूखने लगती हैं। इस रोग से ग्रसित पौधों के पुष्प और बंच धीरे धीरे झुककर गिर जाते हैं और किसान भाई काफी आर्थिक नुकसान से ग्रसित होते हैं। तो इसका है जैसे कि आप जो रुपाई करते हैं इसका केले की, रुपाई करते समय ही आप इसमें जो बीजोपचार का, ये बीज ही एक तरह से है, तो उसका उपचार करना चाहिए आपको। पहले तो लोग बेवेस्टिन वगैरह से इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब नए तरह की दवाएं आ गई है। आपका बीटावैक्स पावर है, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना लें और उस पर पर्णीय छिड़काव कर दें। उसके जो जड़ पर उसका पर्णीय छिड़काव कर लें। पर्णीय छिड़काव करने के बाद तुरंत उसका आप रुपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, पनामा रोग केले का घातक रोग है और इस रोग की रोकथाम शुरुआत से ही करना होती है, क्योंकि इस रोग के लिए कोई प्रभावी दवा नहीं है। जिन क्षेत्रों में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है, वहां ये केले की केवेंडिस प्रजाति को लगाना चाहिए। इसके अलावा यदि ये रोग बागों में आ जाए
तो आप इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। बाकी केला रुपाई के समय आप अगर इसमें किल्डान 4G दे दें, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड दे दें, करीब 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, मतलब 50 से 100 ग्राम के आसपास प्रति पेड़ के पास देते जाएं, तो उससे क्या हो, नीचे में जो कीड़े वगैरह जो लग रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगा। और जब कीड़ा नहीं रहेगा तो रोग लगने की संभावना कम होगी। बाद में जैसे 20 से जब केला लग जाए, आपका फूल पर ये आ जाए, आपका 2-4 पत्ते निकल जाएं, तो महीना में एक बार जरूर आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का सॉल्यूशन बना के 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, 2 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसका घोल बना लें। घोल बना के प्रत्येक जड़ के पास 500 ml के आसपास, हाफ लीटर के आसपास उसमें दे दें। और साथ में क्लोरपायरीफॉस वगैरह दे सकते हैं, उसमें 1 से 2 ml के हिसाब से उसमें दे के उसमें कर लें। और इस तरीके से उसका इन दवाओं का आप पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं। पर्णीय छिड़काव करते आप इसका बचाव कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई लहसुन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में अभी कंदों का विकास हो रहा है और इस समय फसल में सिंचाई की उचित व्यवस्था करना तो जरूरी है, साथ ही साथ फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट व रोगों का नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। तभी फसल से आगे चलकर अधिक उपज मिलेगी। तो लहसुन की फसल में इन्हीं सब कार्यों को किस तरह से करना है, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RK यादव से। किसान भाइयों, मैं आज आपको जो लहसुन की खेती है उसमें जो समस्याएं आती हैं कीट बीमारियों की, उसके बारे में बताना चाहता हूं। किसान भाइयों, लहसुन वैसे तो किसान भाई बहुत समय से करते आ रहे हैं, काफ़ी उसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन लगातार जो समस्याएं आ रही हैं कीटों की या बीमारियों की, और उसके नियंत्रण में किसान भाई काफ़ी परेशान रहते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने जो लहसुन की फसल लगा रखी है वो इस समय अपनी बढ़वार की अवस्था पर होगी और उसमें कई प्रकार के रोगों का भी प्रकोप होगा, जिसके कारण फसल का वृद्धि और विकास रुक जाता है तथा लहसुन के कंद भी अच्छी तरह से नहीं बन पाते हैं और फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए इन रोगों का नियंत्रण करना जरूरी होता है। हम अगर बात करें जो फफूंदजनित ब्लाइट है, इस बीमारी में धब्बे बनने के साथ में पत्ता जो फसल के पौधे हैं वो पीले पड़ने लगते हैं और पीले पड़ने के साथ सूखकर वो पौधे खत्म हो जाते हैं। तो इस बीमारी के बचाव के लिए किसान भाई जो मैंकोजेब आता है वो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद में वो इसी घोल का दोबारा बनाकर 15-20 दिन बाद दोबारा छिड़काव करें। जहाँ तक पाउडरी मिल्ड्यू, जिसमें सफ़ेद पाउडर पत्तों पे जम जाता है, उसके लिए जो भी सल्फर फफूंदनाशक है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर किसान भाई छिड़काव करें और इसके एक छिड़काव से ही किसान भाइयों को इसमें फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन छिड़काव तभी करें जब आप अपनी फसल पर सफ़ेद पाउडर पत्तियों पर देखें, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जो दूसरी बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू में भी पत्तियों पर नीचे की साइड में धब्बे बन जाते हैं और एक उठी हुई सी उसमें बढ़वार दिखती है। उसके लिए किसान भाई मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी प्रयोग मिला सकते हैं। इसके अलावा क्लोरोथेनोल एक और फफूंदनाशक आता है, किसान भाई उसका भी प्रयोग में ला सकते हैं। लहसुन की फसल में कई प्रकार के रस चूसक कीटों का भी आक्रमण होता है और ये कीट लहसुन की पत्तियों से लगातार रस चूसकर उसे नुकसान पहुंचाते रहते हैं, जिसकी वजह से लहसुन की फसल पूरी तरह से बर्बाद होने लगती है और आगे चलकर ऐसी फसल से कम उत्पादन ही प्राप्त होता है। इसलिए इन कीटों का भी समय रहते नियंत्रण करें। लहसुन की फसल में थ्रिप्स की बड़ी समस्या आती है और इसके कारण थ्रिप्स जो नुकसान करता है उसके अलावा वो कुछ बीमारी भी उसके साथ में फैलाता है।
थ्रिप्स है, इसके अलावा माहू भी इसमें आता है। सूत्रकृमि की बड़ी समस्या रहती है इसमें। जो मकड़ी है, मकड़ी भी इसमें नुकसान करती है। तो इन सब के बारे में जानकारी ये है कि अगर इसमें आपकी फसल में थ्रिप्स या माहू आ रहा है, उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, आप जब फसल में घूमते हैं, तो उसके लिए आप जो कीटनाशक हैं जैसे थायोमिथोक्सोम आता है, एस्टामिप्रिड पाउडर आता है, या फिर फिप्रोनिल एक और आता है, इनमें से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो किसान भाई 0.5 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करें। और इस दवाई का छिड़काव आप फ्रिक्वेंटली लगातार 15-20 दिन के अंतराल पे करते रहें, क्योंकि ये जो कीट हैं, थ्रिप्स है, एफिड है, जेसिड है, जो रस चूसने वाले कीट हैं, ये लगातार हमारी फसल में पूरे साल भर बने रहते हैं। तो इन दवाइयों का प्रयोग आप लगातार करें। इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था अभी, माइट की बड़ी समस्या रहती है। माइट अगर हम हमारी आंखों से देखें तो हमें हमारी फसल पे नज़र नहीं आएगी, और उसके द्वारा पत्तियों पे बारीक बारीक से धब्बे बनते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं और पौधा खत्म हो जाता है। उसके लिए जो बाज़ार में है प्रोपारजाइट नाम कीटनाशक आता है, ओमाइट के नाम से है, वो 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी मिला घोल तैयार करें और खेत में छिड़काव करेंगे तो हमारे खेत से माइट की समस्या दूर हो जाएगी और हमारी फसल से उत्पादन बढ़कर हमको अधिक मुनाफा हम लोग कमा सकते हैं, फायदा कमा सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कृषि के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों को अपनाकर अच्छा लाभ हासिल कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे बकरी पालन की, जिसे गरीब की गाय भी कहा जाता है। अतः इस व्यवसाय से अधिक लाभ हासिल करने के लिए किसान भाई अच्छी नस्ल की बकरी का चयन कर उसका किस तरह से पालन करें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार सिंह। मैं आप लोगों को बकरी पालन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा, क्योंकि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कि कम पूंजी और कम ज़मीन में इसको प्रारंभ किया जा सकता है। बकरी पालन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसकी आकार और जलवायु के हिसाब से कौन सी बकरी पाली जाए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। बकरी पालन व्यवसाय को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे किसान भाई अपने क्षेत्र अनुसार बकरियों की उन्नत नस्लों का चयन करें, तभी उन्हें इस व्यवसाय से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। शारीरिक आकार के हिसाब से कई प्रकार की बकरी होती है, और जैसे कि बड़ी शारीरिक आकार वाली बकरियां हैं, जमुनापारी है, बीटल है, सिरोही है, और मध्यम आकार वाली जो बकरियां हैं वो मारवाड़ी है, मेहसाना है, और छोटी आकार वाली बकरी है जो बारबरी है। हमारे मैदानी क्षेत्र में जमुनापारी बकरी और बारबरी जो बहुत ही उपयुक्त बकरी है। बकरी पालन के लिए आवास बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है बकरियों की आवास व्यवस्था के बारे में। तो कुछ किसान भाई बकरियों की आवास व्यवस्था में लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण उनकी बकरियां कई घातक रोगों की चपेट में आ जाती है। अतः इस तरह की समस्या से बचने के लिए किसान भाई किस तरह करें बकरियों का आवास प्रबंधन, आइए जानते हैं। उसके लिए प्रति बकरी 10 से 15 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। वो आवास जो हवादार हो, साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो और प्रकाश युक्त हो, और साफ सफाई का बढ़िया बंदोबस्त होना चाहिए। उसके खान पान के लिए फीडर के लिए जगह बड़े बकरियों के लिए 40 से 50 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, जबकि छोटे बकरियों के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 30 से 35 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। बकरियों का विकास सुचारू ढंग से हो, इसके लिए जरूरी है कि बकरियों को संतुलित आहार मिलता रहे। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि कुछ किसान भाई अपनी बकरियों को चरने के लिए छोड़ देते हैं और उन्हें संतुलित आहार देने में कोताही बरतते हैं, जिसके कारण बकरियों के बढ़वार में बाधा उत्पन्न हो जाती है।
तो आइए जानते हैं इनके आहार प्रबंधन के बारे में। इनकी जो खान पान होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है बकरियों के लिए। हालांकि ये बकरियां चरती हैं और अगर 8 घंटे अगर बकरियां चरें तो इनको खाने के लिए इनके शारीरिक वजन का 1% ही पौष्टिक आहार देने से इनका काम चल जाता है। जैसे अगर कोई बकरी 25 किलो की है और 8 घंटे चर रही है तो इसको 250 ग्राम पौष्टिक चारा दिया जाए तो इनका काम चल जाता है। और अगर चारागाह अगर नहीं है, चराने की व्यवस्था नहीं है तो बकरियों को बांधकर भी स्टॉल फीडिंग भी कराया जाता है। इसके लिए 1 से 1.5 किलो भूसा या 2.5 किलो हरा चारा या पेड़ की पत्तियां या है साइलेज दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ 500 ग्राम से 1 किलो के करीब पौष्टिक चारा दिया जाना चाहिए। और बकरी पालन के लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर खेती के साथ साथ अगर कोई किसान करना चाहे तो 10 बकरी और 1 बकरा इससे अपनी एक यूनिट शुरू कर सकता है। 10 से 15 महीने के आसपास की बकरी की आयु होनी चाहिए। और अगर इसकी कीमत 4 से 5 हज़ार अगर आती है तो 10 बकरी और 1 बकरा लगभग इनका 50 से 60 हज़ार के करीब इसका लागत आएगी। और 50 से 60 हज़ार बकरी को परचेज करने के लिए खरीदारी में हो गया और प्लस इनके आवास के लिए लगभग इनके कच्चा जो आपके अगल बगल जो है लोकली अवेलेबल जो है घास फूस हो लकड़ी के जो आवास बनते हैं उसको बनाने में लगभग कम से कम 10-15 हज़ार के करीब उसमें आ जाएगा। तो उसके बाद कम से कम 60-70 के आसपास आप एक 10 बकरी और 1 बकरे का एक यूनिट शुरू कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है भरतपुरा जिला नालंदा से केशव कुमार जी ने। यह गन्ने की नर्सरी तैयारी पर जानकारी चाहते हैं। तो केशव कुमार जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गन्ना एक लंबी अवधि का फसल है। किसानों को गन्ना रोप के लिए समय नहीं मिल पाता है। इसके लिए गन्ने का अभी इस समय बड चिप मेथड से उसकी आंख निकाल करके उसका पौधा तैयार कर लें और 1 से 1.5 महीने में वो पौधे तैयार रहेंगे। यदि 1.5 महीने के बाद भी खेत खाली हो रही है तो अभी से ही मतलब बड चिप से पौधे तैयार कर लें और उसकी रोपनी करें तो वो 1.5 महीना पहले हो जाएगी। यानी यदि किसान का खेत गेहूं का खेत खाली हो रहा है मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में तो वो 15 फरवरी के आसपास वो बड चिप से बिचड़े तैयार कर लें और उसके बाद उसकी रोपाई करें तो वो 1.5 महीने मतलब वो फरवरी प्लांटिंग कही जाएगी और उससे किसान बसंतकालीन रोप से भी अच्छी से अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। बड चिप मेथड से कई फायदे हैं। एक तो ये फायदे हैं कि जैसे हम 3 आंख की गुल्ली खेत में रोपते हैं तो 3 आंख में सामान्यतः एक ही आंख जमता है। यानी हमारे जो जमाव का प्रतिशत है पौधे 30% ही मिलते हैं, 30 से 35%। लेकिन जब हम बड चिप मेथड से करते हैं तो उससे 100%, 96 से 100% मतलब 100% पौधे का जमाव होता है। और एक जमा हुआ पौधा हम खेत में रोपते हैं तो पौधों की संख्या खेत में अच्छी बनी रहती है। तो जो सामान्य रोप है उससे इसकी उपज होने की संभावना अधिक है। इस तकनीक से बिछड़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उन्नत किस्मों का चुनाव करते हैं। इसके बाद बड काटने वाली मशीन से एक के 1 आंख अथवा बड को काट लेते हैं। तत्पश्चात काटी गई एक की आंख को हम फफूंदनाशक दवा से उपचारित करते हैं। इसके लिए 1 ग्राम कार्बोडाइजिन दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार कर बड को 10 से 15 मिनट तक उपचारित करते हैं। इसके बाद प्लास्टिक की ट्रे में इसे रख देते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद और कोकोपिट का इस्तेमाल करते हैं। कोकोपिट के स्थान पर हम पत्तियों की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपरांत समय समय पर हम इसकी सिंचाई करते हैं।
जब बिचड़े 4 सप्ताह के हो जाते हैं तब हम उसे मुख्य भूमि पर लगाते हैं। यहाँ हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस विधि से तैयार पौध स्वस्थ एवं रोग व्याधियों से मुक्त होते हैं, क्योंकि इन्हें सही मात्रा में सूर्य, ऊर्जा, पानी, सही दूरी एवं सही समय पर मिलती है। आइए अब चर्चा करते हैं बसंतकालीन गन्ने की उन्नत प्रजातियों की, क्योंकि उन्नत किस्मों के अभाव में हम किसी भी तकनीक से खेती करें पर उससे अच्छा लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए अपने प्रदेश हेतु गन्ने की कौन-कौन सी उपयुक्त किस्में हैं, आइए जानते हैं। समूह के प्रभेद हैं, एक अगाध समूह प्रभेद के प्रभुद हैं और दूसरे मध्य पिछात समूह के हैं। अगाध समूह के प्रभेद में BO 130, कोपू 9301, BO 139, BO 153, कोपू 112, इसकी परिपक्वता नवंबर से ही काटने योग्य हो जाती है। जबकि दूसरी जो पिछात समूह के प्रभेद हैं, इस समूह में BO 91, BO 110, BO 136, BO 137, BO 141, BO 146, कोपू 9702 एवं कोपू 2061 है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जायद तिल की अधिक उपज हेतु वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। मक्के की अच्छी उपज हेतु फसल में संतुलित उर्वरक की प्रयोग विधि। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।